अगला टॉपिक हमारा श्रवण कौशल के बाद आता है बदन कौशल। ठीक है, बदन कौशल का मतलब है भाषण कौशल भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं भाषण कौशल, या इसको बोल सकते हैं बदन कौशल। इसके अलग अनेक नाम हैं, इसे हम बदन कौशल भी बोल सकते हैं, इसे भाषण कौशल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसे कथन कौशल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अपने विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करना। अपने विचारों को बोलकर के अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है? बदन कौशल कहलाता है। ठीक है, ये किस प्रकार का, कौन सी शक्ति पाई जाएगी इसमें? अभिव्यंजनात्मक शक्ति, अभिव्यंजनात्मक, या कह सकते हैं अभिव्यक्ति की शक्ति। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बोल करके अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। इसी को क्या कहा है यहाँ पर? अबादन कौशल या कथन कौशल। ठीक है, इसका कह सकते हैं। आगे हम इससे देख सकते हैं कि कथन कौशल के उद्देश्य। तो कथन कौशल के उद्देश्य क्या होंगे? ठीक है, कथन कौशल के उद्देश्य, कथन कौशल के उद्देश्य, तो ये उद्देश्य है। ठीक है, इन्हें ही हम एक महत्व के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं कि इनका क्या महत्व है। ठीक है, तो उद्देश्य देखेंगे। सर्वप्रथम बालकों का शुद्ध उच्चारण, बालकों के शुद्ध उच्चारण पर बल। ठीक है, भाषा कौशल के जितने भी उद्देश्य हैं उनके उद्देश्यों में कोई ज़्यादा अंतर या परिवर्तन नहीं है, तो आप आराम से इनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने हिसाब से मिक्स करके। ठीक है, तो बालक के शुद्ध उच्चारण पर क्या दिया गया है? बल, उचित स्वर। ठीक है, बल इसमें ले सकते हैं उचित स्वर, उचित लय, उचित गति आदि। ठीक है, आदि की योग्यता विकसित करना। ठीक है, किसका हो गया? कथन कौशल का उद्देश्य हो गया पहला। दूसरा उद्देश्य देख सकते हैं कि विद्यार्थियों में, बालकों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत उत्पन्न करना। हम लिख सकते हैं वार्तालाप करने की आदत उत्पन्न करना। ठीक है, वार्तालाप करने की क्या उत्पन्न करना? आदत उत्पन्न करना। तो उसका आगे कह सकते हैं कि मधुर वाणी बोलने की शिक्षा भी हमें यहीं से मिलती है। मधुर वाणी बोलने की योग्यता उत्पन्न करना। भाई बोलने के अंदर मधुरता तो होना आवश्यक है, तो मधुर वाणी बोलने की योग्यता उत्पन्न करना। आगे कह सकते हैं हम कि तर्क वितर्क। ठीक है, तर्क वितर्क, वाद विवाद करने की योग्यता, उत्पन्न करना। 5 उद्देश्य लिख लेते हैं। 5वां देख लेते हैं कि धारा प्रवाह प्रभावशाली वाणी में बोलना सीखना। ठीक है, धारा प्रवाह में प्रभावशाली बोली में बोलना सीखना, यानी ऐसा बोलना कि सामने वाले के दिल पर उतर जाए। कहते हैं ना कि बोलो तो ऐसा बोलो, या तो मधुर बोलो। ठीक है, धारा प्रवाह प्रभावशाली बोलने की कला सीखना, ये सब किसमें आएंगे? बदन कौशल में।
बदन कौशल के क्या क्या उद्देश्य हो गए? बालकों की शुद्धोच्चारण पे बल देना, उचित स्वर का प्रयोग करना, उचित लय व उचित गति का प्रयोग करने की योग्यता विकसित करना, वार्तालाप करने की योग्यता उत्पन्न करना, मधुर वाणी बोलने की योग्यता उत्पन्न करना, तर्क वितर्क वाद विवाद करने की योग्यता उत्पन्न करना। किसके अकॉर्डिंग? बदन कौशल के अकॉर्डिंग। पांचवा कह सकते हैं धारा प्रवाह प्रभावशाली बोली बोलना सीखना। ऐसा कि जो बच्चों के क्या हो, किसी के भी मन पर उसका प्रभाव पड़े। ठीक है, अब इसके महत्व, वैसे इसी में महत्व को शामिल किया जा सकता है, ताकि आप अलग से भी इसकी अभिव्यक्ति और प्रकाश डाल सकते हैं कि दैनिक जीवन में कथन कौशल का महत्व है, व्यवसायिक कार्यों में। ठीक है, यहाँ लिख लो बोलिए अलग से इसका महत्व। तो कहाँ कहाँ इसका महत्व दिखाई देता है? देखो बोलने में तो कहते हैं ना कि बोलने वाले की बेर बिकते हैं, तो वो वाली स्थिति है यहाँ पर। तो दैनिक जीवन में कथन कौशल का महत्व कैसे है, ये सब आप जानते ही हैं। कथन कौशल का महत्व तो आप इसमें अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं अंडरलाइन करके कि दैनिक जीवन में कथन कौशल का महत्व किस प्रकार है। हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में प्रतिदिन अलग अलग कार्य करते हैं, बोलकर अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, बोलकर हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से व्यवहार बना सकते हैं, बच्चों के हृदय को जीत सकते हैं, बच्चों को अध्ययन करवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें दैनिक जीवन में, हिसाब किताब लगाना। ठीक है, ये सारी चीजें दैनिक जीवन के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, इसमें हम छोटे से छोटे काम भी जो होता है बिना कथन कौशल के नहीं हो सकता। परिवार में, गली मोहल्ले में, आसपास के लोगों में व्यवहार बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बोलने की आवश्यकता होती है। व्यवसायिक कार्यों में व्यवसायिक कार्यों में सहायक। ठीक है, तभी जानते हैं बिना बोले बिना व्यवसाय नहीं हो सकता। बोलने से हम ग्राहक को क्या कर सकते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हम उसे इस प्रकार प्रभावशाली बोल करके हम अपने सामान को बेचने के लिए क्या कर सकते हैं, उसे खरीदने के लिए मजबूर कर सकते हैं। किससे? केवल बोलने से ही। तो ये सब क्या व्यवसायिक कार्यों में इसका महत्व है। बोलने में कहानी सुनना व सुनाना। ठीक है, कहानी सुनना व सुनाना। ठीक है, यहाँ श्रवण कौशल भी आ गया और यहाँ पर बदन कौशल भी आ गया। कहानी सुनते हैं, सुनाते हैं तो हम अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं। किसी चित्र का वर्णन करना, ये सब महत्व में चल रहे हैं। चित्र का वर्णन करना, कोई भी चित्र हमारे सामने समझ में नहीं आ रहा है कि चित्र कह क्या रहा है, तो हम उस चित्र को स्पष्ट कह सकते हैं कि ये इस प्रकार घोड़ा दौड़ रहा है, घास पर दौड़ रहा है, पानी बह रहा है। इस प्रकार का चित्र का क्या कर सकते हैं? वर्णन। कविता पाठ करना, कविता का क्या करना? पाठ करना। कोई भी पाठ है, कोई भी कविता है, काव्य है, पद्य है, उसका स्वर ताल लय के साथ में उसका उच्चारण करना। जैसे कबीरदास जी की दोहे हैं, इनको जब हम बोलते हैं तो एक लय के साथ बोला जाए। ठीक है, इस प्रकार कविता का पाठ करना। ज्ञानार्जन का महत्वपूर्ण साधन क्या? बदन कौशल। ज्ञानार्जन का महत्वपूर्ण साधन। बोल करके सुन करके हम क्या करते हैं? ज्ञान अर्जन करते हैं कि ज्ञान किस प्रकार ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, वार्तालाप करने में, इनमें सभी में किसका महत्व है? वार्तालाप करने में किसका महत्व है? कथन कौशल का। अगला हम कह सकते हैं कथन कौशल भाषा शिक्षण में बोलचाल का महत्व। ठीक है, व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण साधन। व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण साधन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये उद्देश्य हुए और ये महत्व हुए। महत्व दैनिक जीवन में, व्यवसायिक कार्यों में, परिवार में, मोहल्लों में, चित्र वर्णन करने में, कविता पाठ करने में, ज्ञानार्जन करने में, वार्तालाप करने में और व्यक्ति के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? बदन कौशल, भाषण कौशल है, कथन कौशल का। इसके बाद जो आपका आता है वो आता है इसकी विधियां, कथन कौशल की विधियां। ठीक है, कथन कौशल की विधियां, क्या लिखेंगे हम? विधियां।
ठीक है, जो विधियां हैं इसमें देखेंगे हम कौन कौन सी विधियां इंपॉर्टेंट है। वार्तालाप विधि, ये शायद छोटे प्रश्नों में भी आपके सामने संस्कृत के पेपर में, ठीक है। वार्तालाप विधि, ठीक है, वार्तालाप विधि यानी हम अपनी इसको विकसित करने के लिए, किसको विकसित करने के लिए, कथन कौशल को विकसित करने के लिए वार्तालाप विधि का क्या करते हैं, महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से बातें करके इस विधि को, इसको कथन कौशल को सफल बना सकते हैं। स्वस्वर वाचन विधि, स्वस्वर वाचन विधि, ठीक है। स्वस्वर वाचन वही, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा वाचन किया जाता है, छात्र अध्यापक द्वारा वाचन किया जाता है स्वस्वर विधि में, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि, परस्पर एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करके, प्रश्न पूछ करके, उत्तर दे करके हम अपने कौशल का विकास कर सकते हैं, ठीक है। कहानी सुनना व कहना, कहानी सुनना व कहना। अगला कह सकते हैं हम चित्र का वर्णन करना, ठीक है। अगला कह सकते हैं वाद विवाद करना, चित्र वर्णन विधि, कथा करना सुनना विधि, ठीक है। वाद विवाद विधि, ये विधियों में से 2-3 क्वेश्चन है आपके, देख लेना, आपके संस्कृत का पेपर है, उनमें से प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से कौन सी विधि शामिल नहीं है या कौन सी है। तो आप ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ा है। आप फिर से रिपीट किए, सारा सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा कि हमने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो वाद विवाद विधि, ये आगे कविता पाठ विधि, कविता पाठ विधि, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, प्रतियोगिता विधि। आगे लिख सकते हैं इसमें हम पाठ का सार विधि, ठीक है। केवल पाठ को पूरा ना पढ़ करके उस पाठ का सार पढ़ा जाए तो पाठ का सार विधि कहलाती है। अंत्याक्षरी विधि में हम सभी जानते हैं, एक शब्द को छोड़ते हुए दूसरे शब्द को बोलना, ठीक है। कविता पाठ विधि, कविता का पाठ करना लय ताल गति के साथ में, वाद विवाद करना, चित्र का वर्णन करना, ये महत्वों में भी आएगा और इसकी विधियों में भी आएगा, ठीक है। नाटक मंचन विधि, नाटक मंचन विधि, जहाँ बालक को क्या है नाटक मंचन में बोलने का अवसर प्राप्त होगा। और भी हम चाहे तो इसमें लिख सकते हैं समाचार सुनाना सुनना, समाचार सुनना सुनाना, ठीक है। बाल सभा का आयोजन करना, तो ये सब क्या आएंगी, हमारी विधियां हैं एक प्रकार की, जो हमारे भाषण कौशल, बदन कौशल या कथन कौशल को क्या करेगी, एक प्रकार से विकसित करने में सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। कथन कौशल की विशेषताओं को और हम देख लेते हैं, ठीक है। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कई बार क्वेश्चन भी छोटा सा पूछ लिया जाता है। तो इसकी विशेषताएं वही शुद्ध उच्चारण, स्वर, लय, गति, ये सब आती है, लेकिन आप देख लीजिए, ठीक है। कथन कौशल की विशेषताएं, कथन कौशल की विशेषताएं, तो पहली विशेषता आएगी कि क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। बोलने में क्या होनी चाहिए, स्पष्टता। ऐसे नहीं कि आप कुछ शब्द बोल रहे हो, कुछ शब्द खा रहे हो, कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या होगी कि बोलने में स्पष्टता होनी चाहिए, जो अध्यापक द्वारा जो कुछ बोला जा रहा है वो छात्र को उचित तरीके से समझ रहा है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्पष्टता। आगे देखिए
दूसरा है स्वाभाविकता, दूसरा है स्वाभाविकता। यानी बोलना कैसा होना चाहिए, स्वाभाविकता, उसमें ज्यादा एटीट्यूड, ज्यादा नॉर्मल ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वाभाविक वाणी होनी चाहिए। और स्वाभाविकता का मतलब है सरल, सुगम व सुबोध वाणी। ठीक है, वाणी का प्रयोग। ठीक है, अगला कह सकते हैं हम बोधगम्यता। ठीक है, बोधगम्यता का मतलब हो गया कि जानकारी से भरपूर। बोध का मतलब है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान पूर्वक कोई भी वाणी बोली जाए, कोई भी बात कही जाए तो वो कैसी होनी चाहिए, ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए, अर्थात स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। फोर्थ हम कह सकते हैं शुद्धता, बोली कैसी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, स्वरों की, ठीक है, स्वरों की, व्यंजनों की शुद्धता दिखाई देनी चाहिए। आगे देखिए मधुरता, वाणी में कैसी होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। दूसरा शिष्टता भी इसमें शामिल है, वाणी शिष्टता से परिपूर्ण होनी चाहिए, कुछ भी अपशब्द उसमें शामिल नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रभावोत्पकता, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए जो सामने वाले के हृदय पे उतरे। ठीक है, गतिशीलता व प्रभावमयता, गतिशीलता व प्रभावमयता, प्रभावपूर्ण व गतिशील होनी चाहिए और प्रसंगानुकूल, जिस पर हम बात कर रहे हैं उसी टॉपिक पर। कई बार कई लोग होते हैं कि जो बात कर रहे हैं उससे हटकर दूसरी बातें करने लगते हैं, यानी टॉपिक से हटकर बात करना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। प्रसंगानुकूल, जिस समाज में, जिस जगह, जिस लोगों के बीच हम बैठे हुए हैं, जिस विचार पर चर्चा हो रही है, जिस बात पर चर्चा हो रही है, उसी बात पर उसी के अनुसार बातें करना, तो प्रसंगानुकूल। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और ये महत्वपूर्ण है एक प्रकार से। ठीक है, आप इसको विशेषताओं में, इसकी महत्वता में, इसके उद्देश्य में शामिल कर सकते हैं कि वाणी स्पष्ट होनी चाहिए, वाणी स्वाभाविक होनी चाहिए, जो सरल सुगम वो सुबोध हो, वाणी बोधगम्य होनी चाहिए, बोधगम्य ज्ञान पूर्वक स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, यानी कहीं भी अशुद्ध शब्दों का प्रयोग ना हो, मधुर होनी चाहिए वाणी, शिष्टता से परिपूर्ण होनी चाहिए और प्रभावोत्पकता का मतलब है प्रभावशाली वाणी होनी चाहिए। गतिशीलता, प्रभावमयता, यानी आप जब बोल रहे हैं तो उसमें गतिशीलता होनी चाहिए, इसलिए एक शब्द एक बार बोल दिया आप बहुत देर बाद बोल रहे हो, इस टाइप से नहीं। ठीक है, प्रसंगानुकूल, जिस विषय पर चर्चा चल रही है उसी विषय पर वार्तालाप करना। तो इस प्रकार आपके ये कथन कौशल का कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे इसके बाद अपना आता है पठन कौशल। इसके बाद सीधा सीधा आता है पठन कौशल। पठन कौशल का टॉपिक आता है हमारा, ठीक है, पठन कौशल। और पठन कौशल किसे कहेंगे कि जहां हम अपने भावों को पढ़कर के क्या करें, व्यक्त करें। ठीक है, पठन कौशल जहां हम अपने भावों को पढ़कर के व्यक्त करें। ठीक है, सीधा सीधा है कि लिखे हुए या छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना, शब्दों का उच्चारण करना। ठीक है, या कह सकते हैं पढ़कर विचारों को ग्रहण करना। ठीक है, और इसमें कौन सी शक्ति होगी, ग्रहणात्मक या घाह्यात्मक शक्ति। ठीक है,
हमने शक्ति किस किस में पढ़ी थी? ग्रहणात्मक शक्ति, पठन कौशल और बदन कौशल में। ठीक है, तो पठन कौशल में कौन सी शक्ति मिलेगी हमें? ग्रहणात्मक शक्ति। यहाँ पर हम अपने विचारों को पढ़ करके क्या करेंगे? ग्रहण। और जब ग्रहण करेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे? उसको अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। आगे देखिए, और भी उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। मैंने आपको संस्कृत में भी यही परिभाषा लिखाई थी। पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक, पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? पठन अथवा वाचन कहते हैं। ठीक है, यानी हमने पहले सुनी हुई ध्वनियों को क्या किया है? लिपिबद्ध किया है। और लिपिबद्ध की हुई उनको क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ करके अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगा? पठन कौशल कहलाएगा। ये प्रश्न आपके अभी एग्जाम में आया है संस्कृत के जेवीटी में, जो आपने मेरा पेपर भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पर पठन कौशल के जो प्रकार हैं, पठन कौशल के प्रकार पूछा है। ठीक है, तो पठन कौशल के 2 प्रकार माने गए हैं, स्वस्वर वाचन। ठीक है, कई भी और भी हो सकते हैं, लेकिन मूलतः हमने ये किया है मौन वाचन। ठीक है, मौन वाचन क्या होगा कि कभी कभार हम खाली बैठे हुए हैं, हमें कुछ अध्ययन करना है, तो गहराई से अध्ययन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मौन वाचन की। और ये क्या विकसित करती है बालक में? स्व अध्याय की आदत विकसित होती है। स्व अध्याय की आदत विकसित होती है किससे? मौन वाचन से। इससे मौन वाचन से या कह सकते हैं अवकाश के क्षणों का सदुपयोग। अवकाश के क्षणों का सदुपयोग। ठीक है, किससे? मौन वाचन से। ठीक है, और स्वस्वर वाचन कैसा हो गया? एक हो गया व्यक्तिगत वाचन, जो कौन करेगा? कोई पर्सनल एक व्यक्ति करेगा, जैसे हम बोल सकते हैं छात्राध्यापक। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं संवेद वाचन। संवेद वाचन का मतलब है इसे कौन करेंगे? छात्र करेंगे। और सामूहिक, संवेद को बोलते हैं सामूहिक वाचन। संवेद को बोलते हैं सामूहिक वाचन। तो ये आपके प्रश्न पूछा है संस्कृत में। मैंने आपको इसलिए उसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें ये टॉपिक आने वाला था। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि व्यक्तिगत वाचन और संवेद वाचन 2 भागों में बांटा है। ठीक है, तो इनको बांट दिया गया है, देख लीजिएगा और आप वीडियो देखा कीजिए जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, इसके बाद हम इसका महत्व देख सकते हैं। ठीक है, इसकी पठन कौशल की हम उद्देश्य देखेंगे। ठीक है, इसकी हम विधियां भी देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी विधियां देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम पठन कौशल की शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि कौन कौन सी है, बाकी का हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला है वर्णोच्चारण विधि। ठीक है, बालक के द्वारा सर्वप्रथम छोटे छोटे वर्णों का उच्चारण किया जाएगा। वर्ण ए, आ, ई, उ, कै, खे, गे, इस प्रकार वर्णों का क्या किया जाएगा? सर्वप्रथम उच्चारण किया जाएगा, कि वर्णों से ही वाक्यों का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है, अक्षर बोध। ठीक है, पठन कौशल में किनका ज्ञान होता है? अक्षर बोध विधि। अक्षरों का यहाँ पर ज्ञान कराया जाता है, जैसे कै, माल अलग अलग पढ़ेंगे तभी शब्द का निर्माण होगा। कमल,
इस प्रकार। आगे कह सकते हैं ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में समान लगते हैं, तो उनकी समानता यहाँ पर दिखाई है, ध्वनि साम्य विधि। ठीक है, इसके अंतर्गत देख लीजिए और बता देती हूँ। ध्वनि साम्य विधि जैसे बोला नाक, माक, काम, ठीक है, बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, तो बच्चों को इस तरह से पढ़ना आसान होता है। जैसे गर्म, मर्म, कर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्वनि साम्य विधि यानी ध्वनि में समानता रखने वाले शब्दों का क्या करना, उच्चारण करना, जिससे बालकों में पठन कौशल की शक्ति क्या हो, विकसित हो। देखो और कहो विधि, अगला आएगा हमारा देखो और कहो विधि, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चौथी विधि है इसकी देखो और कहो विधि, यानी आपने कोई चित्र देखा और चित्र को क्या कहा कि भाई इसमें एक कुआं है, कुआं क्या कर रहा है, पानी पीने जा रहा है, उसको बल्कि मटके में पानी नहीं मिला तो वो कंकड़ डालकर पानी पीने का प्रयास कर रहा है। तो हमने चित्र को देखा और उसको कहा, तो ये कहो विधि क्या करता है, पठन कौशल का विकास करने में सक्षम है। एक आता है आपका वाक्य विधि। ठीक है, वाक्य का निर्माण करना। ठीक है, यहाँ वर्ण उच्चारण किया, वर्ण उच्चारण से अक्षर हुआ, अक्षरों से निर्माण हुआ वाक्यों का, शब्दों का, शब्दों से वाक्यों का, तो वाक्य विधि हो गया। ठीक है, वर्णमाला सिखाया जाता है और वर्णमाला से ही क्या किया जाता है, वाक्य का निर्माण किया जाता है। कथा विधि, ठीक है, कोई भी कहानी सुनाकर के बालक को क्या किया जा सकता है, कहानी सुनाकर के उसके पठन कौशल को विकसित किया जा सकता है। कथा को दिखा करके उसे पढ़ने के लिए उत्साहित किया जा सकता है। आगे कह सकते हैं श्लोकोच्चारण विधि। श्लोकोच्चारण विधि, किसी भी श्लोक का क्या किया जाएगा, उच्चारण किया जाएगा। संस्कृत में बहुत सारे श्लोक होते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, या फिर हिंदी के दो हैं कबीरदास जी के कि पाहर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो इस प्रकार के क्या श्लोकों का, दोहों का क्या किया जाएगा, उच्चारण। तो यहाँ पर श्लोक उच्चारण, ये दोहा उच्चारण विधि, इसको हम हिंदी में दोहा उच्चारण विधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्या हुई, ये विधियां हुई। बाकी का हम कल पढ़ेंगे, इसके उद्देश्य और इसके महत्व, और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा फर्स्ट यूनिट का लेखन कौशल। तो हमारी कल जो है हिंदी की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, सेकेंड यूनिट ग्रामर की चलेगी। तो आप जो भी क्वेश्चन आपके संस्कृत के थे वो यहाँ पर आप देख सकते हो, 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं मिल गए हैं, बाकी का कल मिलते हैं।